नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। ओझागुड़ी के संध्या में नृशंस हत्या, गाँव वालों ने पहले जीभ काटी फिर शव को फूंका। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुंटी टोला में गांव में अंधविश्वास के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में ओझागुनी के शक में 45 वर्षीय धर्मदेव उरांव की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले उनकी जीभ काटी गई, फिर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। अंत में शव को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इस घटना को अंजाम देने से पहले गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसके बाद कुछ दबंगों ने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया है। वारदात की जानकारी पर पुलिस पहुंची जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि कुछ महीने पहले मृतक धर्मदेव उरांव के गोतिया परिवार के सदस्य में एक युवक की मौत हुई थी। ग्रामीणों का एक वर्ग इस मृत्यु के लिए धर्मदेव को जिम्मेदार मान रहा था। आशंका जताई जा रही थी उसी घटना को लेकर बदले की भावना से यह हत्या की गई है। धर्मदेव उरांव के 3 बेटे हैं, जिनमें से एक मंगलवार को ही बाहर से लौट कर आया था, लेकिन घटना के बाद से मृतक की पत्नी और तीनों बेटे गायब हैं। पुलिस को संदेह है कि या तो दबंगों ने उन्हें बंधक बना लिया है या भयवश पूरा परिवार गांव छोड़कर फरार हो चुका है। उधर कथित आरोपियों के घरों में ताले लगे हुए हैं और वे भी गांव से फरार बताए जा रहे हैं। गांव के अधिकांश लोग घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। झारखंड के इन 5 जिलों में लगेंगे बायोगैस प्लांट। हर दिन बनेगी 135 घन मीटर गैस। ग्रामीण इलाकों में जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत झारखंड के 5 जिलों बोकारो, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां में नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सभी प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 135 घन मीटर गैस का उत्पादन किया जाएगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में 25 घन मीटर क्षमता वाला बायोगैस प्लांट तैयार हो चुका है, जिससे 20 घरों को सीधा लाभ मिलेगा। इन 5 नए बायोगैस प्लांट के लगने से झारखंड में बायोगैस प्लांटों की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। आने वाले वर्षों में और जिलों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गोवर्धन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस मकसद से जैविक अपशिष्ट, विशेषकर मवेशियों के गोबर और कृषि अवशेषों को बायोगैस, बायो-सीएनजी और जैविक खाद में बदलना है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का हिस्सा है। आज कोलाहन के 3 जिलों में येलो अलर्ट। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बरसेंगे बादल। धनबाद में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। राजधानी रांची सहित सरायकेला, खरसावां और धनबाद में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वर्षा धनबाद जिले के पुटकी डीवीसी में 86 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं जामताड़ा में 82.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। धनबाद शहर में 67.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची में सुबह आंशिक बादल छाए रहे, दोपहर में धूप निकली, लेकिन शाम होते ही तेज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने आज विशेषकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही वज्रपात और गर्जन का भी अलर्ट है। विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून टर्फ जो बुधवार तक रांची से गुजर रहा था, अब दक्षिणी जिलों की ओर खिसक चुका है। इसकी वजह से पूर्वी सिंहभूम और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना है। यही कारण है कि गुरुवार को इन इलाकों में मानसून और सक्रिय रहेगा। मानसून विभाग ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। गुमला में वज्रपात से 2 की मौत। पोस्टमार्टम आज। स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा, दादा की मौत, नतनी हुई घायल, एक अन्य की भी मौत। गुमला थाना क्षेत्र के चोहरू गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। तेज बारिश के साथ गिरी आसमानी बिजली ने 55 वर्षीय सूना उरांव और 7 वर्षीय संगम उरांव की जान ले ली। वहीं सूना उरांव की 5 वर्षीय नातिन अक्षता कुमारी गंभीर घायल हो गई है। हादसे में पूरे गांव में मातम पसर गया है। सूना उरांव बुधवार शाम अपनी नातिन अक्षता को कीता स्थित शांति निकेतन स्कूल से लेने गए थे। वापसी के दौरान रास्ते में उन्होंने गांव के छात्र संगम उरांव को भी अपने साथ कर लिया। तीनों बरांग जाने वाले पुल के पास पहुंचे ही थे कि अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश के बीच गिरी बिजली ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया।
इस दौरान सूना और संगम की मौके पर मौत हो गई, जबकि अक्षिता गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों मृतकों को पास के गोबर के गड्ढे में रखा और घायल अक्षिता को संभाला। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों को गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर राहुल देव ने जांच के बाद सूना उरांव और संगम उरांव को मृत घोषित कर दिया है। घायल बच्ची का इलाज जारी है। नेपाल में फंसे रांची के 12 लोग, हिंसक आंदोलन के बीच सभी होटल में कैद। नेपाल में बीते कुछ दिनों से हिंसा भड़की हुई है। युवा सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी रांची के 12 लोग नेपाल के काठमांडू में फंसे हुए हैं। ये सभी रोटेक्ट क्लब ऑफ जीनिया के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 9 सितंबर को काठमांडू पहुंचे थे। फिलहाल सभी लोग वहां एक होटल में बंद हैं। राहत की बात है कि सभी सुरक्षित हैं। इस संबंध में क्लब की पूर्व अध्यक्ष सलोनी अरोड़ा ने बताया कि नेपाल में 11-12 सितंबर को क्लब का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन सभी सदस्य 2 दिन पहले ही पर्यटन के उद्देश्य से नेपाल पहुंच गए थे। नेपाल पहुंचते ही वहां की स्थिति भयावह हो गई है। काठमांडू में हिंसक आंदोलन शुरू हो चुका है। कल बुधवार की सुबह से नेपाल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। रांची से गए सभी लोग फिलहाल होटल में बंद हैं। उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सलोनी ने बताया कि कर्फ्यू के कारण बाहर निकलना प्रतिबंधित है। उन्होंने खुद भी नेपाल जाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सके। नेपाल में इंटरनेट सेवा बाधित है, जिससे लगातार बात करना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि आखिरी बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि सभी लोग सुरक्षित हैं। होटल प्रबंधन की ओर से खाने पीने की सुविधा दी जा रही है। सलोनी ने बताया कि भारतीय दूतावास सभी पर्यटकों से संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नेपाल प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। परीक्षा की तैयारी का ड्रामा, विस्फोटक जमा कर रहा था आतंकी दानिश। जानिए अब तक क्या क्या हुए खुलासे। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थल कुदवा स्थित न्यू तबारक लॉज से कल बुधवार की सुबह आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद से अब तक दानिश को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। अशरफ दानिश लॉज में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के नाम पर रहता था। वह इतनी चालाकी से अपने काम करता था कि न तो उसके रूममेट और न ही लॉज के अन्य युवकों को उस पर शक हुआ था। दानिश को गिरफ्तार कर दिल्ली स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में दानिश ने बताया कि उसे और अन्य 7 लोगों को हथियार और विस्फोटक सामग्री जमा करने की जिम्मेवारी मिली थी। ये सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। वहीं दानिश के साथ उसके कमरे में रहने वाले एक दिव्यांग युवक से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसे कभी दानिश की गतिविधियों पर कोई संदेह नहीं हुआ था। उसे दानिश के हथियार रखने और विस्फोटक जमा करने की भी जानकारी नहीं थी। वहीं लॉज के अन्य साथियों ने भी बताया कि दानिश हमेशा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बात करता था, साथ ही नौकरी कर परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद करने की बातें करता था। इतना ही नहीं, दानिश के कमरे में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किताबें भी मिली हैं। रांची में 127 पर बिजली चोरी का केस, 22,80,000 जुर्माना, राज्य भर में 1,191 पर कार्रवाई। जेबीवीएनएल की ओर से 9 और 10 सितंबर को राज्यव्यापी बिजली चोरी विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान रांची में कुल 127 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है और 22,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य भर में कुल 7,822 घरों में छापेमारी की गई है, जिनमें से 1,191 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। इन सभी मामलों में 1,85,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रांची के बाद सबसे ज्यादा बिजली चोरी के मामले हजारीबाग में 108 और जमशेदपुर में 102 में दर्ज किए गए हैं। जेबीवीएनएल के जीएम एटीपी श्रवण कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर दे सकता है। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उनका मोबाइल नंबर है 9431135515 पर वह सूचना दिया जा सकता है। बेतला नेशनल पार्क में बंद गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध, केवल ओपन सफारी वाहन से होगा वन्य जीवों का दीदार। लतेहार और पलामू में फैले बेतला नेशनल पार्क में अब पर्यटक केवल खुले वाहनों से ही वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। पार्क में बंद वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब पार्क सैलानियों के लिए खुलेगा तो यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस संबंध में बेतला नेशनल पार्क की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। बेतला नेशनल पार्क की ओर से जारी नोटिस के अनुसार बंद वाहन जैसे कार, स्कॉर्पियो, एसयूवी, एमयूवी, बीएमडब्ल्यू, हुंडई और थार से पर्यटक अब पार्क की सैर नहीं कर सकेंगे। सैलानियों को अब किराए पर ओपन वाहन लेने होंगे, तभी पार्क में जंगली जानवरों का दीदार कर सकेंगे। इधर बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन के निर्देश के बाद पार्क के आसपास के गांव के लोग अपने वाहनों को मॉडिफाई करने में जुट गए हैं। वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में बंद गाड़ी को पार्क में घुसने नहीं दिया जाएगा। ओपन वाहन से सैलानी जंगल का दीदार करेंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें भारी भरकम
एंट्री फीस भी चुकानी पड़ेगी। पहले जो लोग बंद वाहन से आते थे वह मामूली एंट्री फीस देकर जंगल में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन अब जो जंगल में लोग जाएंगे अपने बंद वाहन को लेकर आएंगे, उन्हें घूमने के लिए ओपन वाहन किराए पर लेना होगा, जिस कारण उन्हें घूमना महंगा पड़ेगा। इस संबंध में अगले 2 दिनों के बाद पीटीआर प्रबंधन के पदाधिकारी व स्थानीय लोगों के साथ बैठक होनी है। भारत की जीत में चमकी सिमडेगा की संगीता कुमारी, बनी प्लेयर ऑफ द मैच। चीन में आयोजित महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में कोरिया को 4-2 से पराजित कर पूरे 3 अंक अर्जित किए हैं। इस जीत में सिमडेगा के स्टार खिलाड़ी संगीता कुमारी का बेहतरीन योगदान रहा। उन्होंने न केवल टीम के लिए एक गोल दागा बल्कि पूरे मैच में आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके इस प्रदर्शन के लिए संगीता कुमारी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया है। हॉकी सिमडेगा ने संगीता कुमारी की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। यह जीत भारतीय महिला हॉकी टीम को फाइनल की ओर मजबूत स्थिति में ले जाती है और साथ ही सिमडेगा की होनहार बेटी संगीता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटे से क्षेत्र की प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकती है। साहिबगंज में नमाज पढ़ने जा रहे शख्स को मारी गोली, सीने के आर पार हुई, हालत गंभीर। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। बरहेट थाना क्षेत्र के खिरवा गांव में बुधवार देर रात बड़ी घटना घटी है। गांव के ही आलम अंसारी ने 52 वर्षीय बदरुक हल पिता मैनुअल हक को उस समय गोली मार दी जब वह नमाज पढ़ने जा रहे थे। गोली सीने को छेदते हुए आर पार निकल गई, जिससे बदरुल हक गंभीर घायल हो गए। घटना की सूचना पर बरहेट थाना के एसआई असीम कुजूर, एएसआई रघुवीर राम और अशोक सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट लाया गया, जहां डॉक्टर संतोष टूडू ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आलम अंसारी पहले से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही बदरुल हक घर से निकला, उसने सीने पर गोली दाग दी है और दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड हवा में भी फायरिंग कर दी। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव, मचा हड़कंप। बोकारो स्टील प्लांट के सीआरएम में आज गुरुवार को गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस की गंध तेजी से सीआरएम में फैली। शोर शराबा के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है, साथ ही पानी का छिड़काव किया गया ताकि गैस का असर खत्म किया जा सके। गनीमत रही कि मौका रहते सभी कर्मी वहां से भाग निकले, जिससे किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी कर्मी सुरक्षित हैं। घटना आज सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और ईएमडी की टीम मौके पर पहुंची। गैस रिसाव को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए वाल्व को बंद कर दिया गया। गैस रिसाव के ज्वाइंट आधे स्थानों पर जांच पड़ताल की गई है। जांच में सामने आया कि सीआरएम 3 के एआरपी 3 में ड्रेन पोर्ट की पाइप में होल होने से गैस रिसाव हुआ है। बीएसएल संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि बोकारो स्टील प्लांट बीसीएल में आज गुरुवार की सुबह लगभग 11 बजे सीआरएम 3 के एसिड रीजनरेशन प्लांट 3 के ड्रेन पोर्ट को पाइपलाइन से मामूली रूप से गैस रिसाव की सूचना मिलने पर तुरंत ईएमडी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्रेन पोर्ट के वाल्व को बंद कर दिया गया। ईएमडी और सुरक्षा भी नियंत्रण विभाग की टीम ने संबंधित स्थल का गहनता से निरीक्षण किया है। अंबा प्रसाद के भाई समेत 7 पर ईडी की पीसी, 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर विशेष पीएमएलए कोर्ट 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। अदालत में यह सुनवाई संज्ञान से पहले बहस के तौर पर होगी। ईडी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद पिछले महीने अंकित राज, मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद डांगी, अनिल कुमार और बागेश्वर और बेश्वर डांगी के खिलाफ पीसी दाखिल की है। आरोपियों की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि पीसी पर संज्ञान लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए। इसी आवेदन पर अब सुनवाई तय की गई है। यह पूरा मामला झारखंड में बालू के अवैध खनन और उससे हुए आर्थिक लाभ को लेकर है। ईडी ने आरोप लगाया कि बालू खनन और उसके व्यापार से अर्जित अवैध आय को वैध दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। बोकारो में भाजपा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर किया प्रदर्शन, सीबीआई जांच की कर रहे मांग। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच और रिम्स 2 निर्माण में आदिवासियों की जमीन जबरन छीनने के मामले को लेकर भाजपा ने गुरुवार को झारखंड आंदोलन की घोषणा की थी। इसी को लेकर चांस प्रखंड मुख्यालय में बोकारो से भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चास प्रखंड दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने और रिम्स 2 का निर्माण दूसरे जगह करने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि हेमंत सोरेन के पहले और दूसरे कार्यकाल में आदिवासियों पर अत्याचार और आदिवासियों की बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है।
हम सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके साथ ही रिम्स 2 का निर्माण जो आदिवासियों की जमीन पर जबरन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका पार्टी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि बंजर पड़े सरकारी जमीन पर अस्पताल का निर्माण हो। वहीं राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ भी लगातार जारी है। पंचायत में बांग्लादेशी आदिवासियों के साथ विवाह कर झारखंड में रहने का काम कर रही है। जेपीएससी, सीडीपीओ और एफएसओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सितंबर के अंत तक लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। जेपीएससी की ओर से आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम सितंबर 2025 के अंत तक घोषित किया जाएगा। सीडीपीओ के 64 पदों, जिनमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और एफएसओ के 56 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया काफी समय से अटकी हुई थी। परीक्षा परिणाम में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने हाल ही में जेपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसी दौरान आयोग ने अन्य भर्तियों जैसे एपीपी, क्षेत्रीय वन पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक और दंत चिकित्सक की परीक्षाओं व इंटरव्यू की तिथियां भी जारी कर दी हैं। जुलाई-अगस्त में हुई मुख्य परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो चुका है और 9,564 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। घर में घुसकर मां बेटी से दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट, पुलिस ने किया नजरअंदाज, सीएम ने लिया संज्ञान। रांची के बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र में बीते रविवार के शाम करीब 7-8 युवक एक महिला के घर में घुस आए। युवकों ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर युवकों ने महिला, उसकी नाबालिग बेटी और बेटे के साथ मारपीट की है। तीनों पर रॉड से हमला किया गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद सभी युवक वहां से भाग निकले। महिला हो जनजाति परिवार की है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस घटना की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रांची पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और घटना के मुख्य आरोपी जहीर शेख को गिरफ्तार किया है। इसके बाद बीआईटी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कर अन्य आरोपी मंसूब शेख, शोएब शेख और सहित 5 की तलाश तेज कर दी गई है। पेशा नियमावली लागू करे हेमंत सरकार, पूर्णिमा। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा नियमावली लागू करने में देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य में ग्राम स्तर पर 440 बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंचायती राज सचिव को 23 सितंबर को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी हेमंत सरकार पेशा कानून लागू करने में टालमटोल करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए टाटानगर के सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार। टाटानगर रेलवे सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर संतोष कुमार को रेलवे बोर्ड दिल्ली ने आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोको पायलट को आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड, इंजन की आग बुझाने व सांप के विष से बचने व अन्य प्रशिक्षण देने के कारण राष्ट्रीय अवार्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया। रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निर्देशक अजीत कुमार झा ने संतोष कुमार के कार्यों की सराहना कर रेलवे का सच्चा सिपाही बताया। इधर टाटानगर रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक समीर गौरव ने कहा कि संतोष कुमार के कार्यों से चक्रधरपुर मंडल और दक्षिण पूर्व जोन के प्रशिक्षण अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हालांकि चाईबासा के न्यू कॉलोनी टुंगरी निवासी रेलवे सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर को पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व उपायुक्त अरवा कमल ने प्रबंधन शैली क्षमता के कारण साइलेंट हीरो की उपाधि दे चुके हैं। वहीं चाईबासा के पूर्व एसपी इंद्रजीत महता ने भी प्रोत्साहित किया। अवार्ड मिलने के बाद दक्षिण पूर्व जोन रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य अरुण जोशी ने संतोष कुमार को बधाई दी, क्योंकि कार्यस्थल पर भी संतोष कुमार को कई बार पुरस्कार दिया जा चुका है। बालिडिया इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, इथेनॉल कंपनी के कर्मी और पत्नी की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो के बालिडिया इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गोविंद मार्केट के पास गुरुवार को एक सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। मृतक संजीव सिंह और उनकी पत्नी बाइक से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक मालवाहक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। घोड़ा बालिडिया निवासी 40 वर्षीय संजीव सिंह बालिडिया स्थित एक इथेनॉल कंपनी में काम करते थे। उनके 2 बेटे हैं, एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 10 साल है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक छा गया है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे, सड़क जाम कर दिया। लोगों ने मृतक परिवार को मुआवजे की मांग की है। जाम से औद्योगिक क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया। वहीं बालिडिया थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक नियंत्रण में ढिलाई बरती जा रही है।
दुर्गा पूजा में आसमान छूते हवाई किराए, बेंगलुरु रांची का किराया 200% बढ़ा, कोलकाता भुवनेश्वर रूट भी महंगा। दुर्गा पूजा का त्योहार करीब आते ही रांची आने वाली फ्लाइट्स का किराया सामान्य से 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। दक्षिण भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा। 25 से 28 सितंबर यानी नवरात्र के चतुर्थी से सप्तमी तक रांची लौटने वालों को ही जेब पर भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। बेंगलुरु से रांची का किराया 6,500 रुपए से बढ़कर 16,000 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं कोलकाता से रांची का किराया सामान्य दिनों में 3,200 से 3,500 रुपए होता है, जो इन दिनों 6500 रुपए तक पहुंच चुका है। भुवनेश्वर से रांची रूट पर भी जबरदस्त उछाल है, जहां किराया 3,000 से 3,500 रुपए से बढ़कर 8,000 से 11,000 रुपए तक पहुंच चुका है। जमशेदपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। दोस्त को स्टेशन छोड़ने निकला था युवक, इकलौता बेटा था, परिजनों का सड़क जाम, आगजनी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नामदा बस्ती निवासी 18 वर्षीय शरणजीत सिंह अपने दोस्त को टाटानगर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए निकला था। सुबह करीब 3:30 बजे ट्यूब कंपनी गेट के पास उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर में शरणजीत की मौके पर मौत हो गई। शरणजीत की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और आसपास के लोग ढांढस बंधाने में लगे हैं। इकलौते बेटे की मौत पर आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मृतक परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट हाईकोर्ट पहुंचा, गड़बड़ी का आरोप। JSSC द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया है, लेकिन इस पर भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सुदामा कुमार की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि नए परिणाम के कारण पहले से चयनित कई अभ्यर्थी अब बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आयोग ने याचिकाकर्ता को भी बाहर कर दिया है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया और 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने BC2 आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो आरक्षित और न ही अनारक्षित श्रेणी में स्थान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए आयोग का यह निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण है। याचिका में आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। रिम्स शासी परिषद की बैठक 13 सितंबर को 25 एजेंडों पर होगी चर्चा। 3500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रिम्स शासी परिषद की बैठक अब 13 सितंबर को होगी। इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। रिटायर्ड जस्टिस अम्बरीश सहाय को बैठक का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उन्होंने खुद रिम्स निर्देशक को मैसेज कर बैठक की तिथि तय करने की जानकारी दी है। बैठक का सबसे अहम एजेंडा रिम्स में करीब 3500 पदों पर नियुक्ति का है। निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि वर्तमान में रिम्स के पास आवश्यक मैन पावर का मात्र 30 से 35% स्टाफ ही कार्यरत है। फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, 3rd, 4th ग्रेड कर्मी समेत अन्य पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ तो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बैठक में रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी के विस्तार पर भी चर्चा होगी। बोकारो में शख्स की दर्दनाक हत्या, धारदार हथियार से काटा फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला। झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के जरडिया थाना क्षेत्र के गांग जोरी गांव में बुधवार सुबह 50 साल के अधेड़ जागेश्वर तुरी की धारदार हथियार से प्रहार करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से मृतक की पत्नी उपासी देवी ने गांव के 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी उपासी देवी और पुत्र रोहित तुरी ने बताया कि बुधवार सुबह लगभग 6 बजे जागेश्वर तुरी बकरी को खिलाने के लिए पत्ता लेने गए थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गाँव के पुटल गाजार टांड के पास खून के निशान मिलने पर आगे खोज की गई। यहाँ जागेश्वर का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जुट गए। उपासी देवी ने बताया कि कर्मा पूजा के समय से ही उन्हें और उनके पति को गांव के कुछ लोगों ने डायन कहकर मारने की धमकी दी रही थी। इस संबंध में मंगलवार को उन्होंने थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुधवार को थाना बुलाने का निर्देश दिया था, लेकिन उसी दिन सुबह हत्या की वारदात हो गई। गिरिडीह में परिणाम सुधार की मांग को लेकर अभाविप की भूख हड़ताल जारी, 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई की ओर से स्नातक सेमेस्टर 1 2024-28 परीक्षा परिणाम सुधार की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन उग्र होता जा रहा है। बुधवार को गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने के बाद छात्र
गुरुवार सुबह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जवल तिवारी ने बताया कि गिरिडीह कॉलेज में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं और विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा आयोजित करने में भी विफल रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक विश्वविद्यालय की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उज्जवल ने आगे बताया कि अगर उनके कार्यकर्ताओं की तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी तो इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय का होगा। डब्बा बाल्टी लेकर सड़क पर उतर गए लोग, जानिए क्या है पूरा मामला। सिमडेगा में पानी की सप्लाई नहीं होने के बाद ग्रामीणों का अनोखा विरोध देखने को मिला है। शहरी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप केसरी की अगुवाई में गुलजार गली की कई लोग खाली बर्तन लेकर आज सुबह सड़क पर उतर आए हैं। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई शुरू करने की मांग को लेकर शहरी क्षेत्र के गुलजार गली की कई महिलाएं और पुरुष आज सुबह खाली डब्बा बाल्टी लेकर सड़क पर उतरे हैं। लोगों ने बताया कि सिमडेगा शहरी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई पिछले 12 दिनों से बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि बीच में डीसी के आदेश के बाद नगर परिषद बीच में एक दिन पानी सप्लाई किया था, लेकिन फिर पानी सप्लाई बंद हो चुका है। लोगों ने कहा कि शहर में पेयजल आपूर्ति शुरू करने के प्रति नगर परिषद गंभीरता नहीं दिखा रहा है। नगर परिषद को लोगों के परेशानी से कोई मतलब नहीं है। लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। गिरिडीह में जमीन विवाद में सड़क पर हंगामा, दो पक्षों के बीच झड़प, 2 घंटे तक बाधित रहा यातायात, वाहनों की लगी कतार। गिरिडीह के सोनबाद में देवघर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर गुरुवार को जमीन विवाद ने उग्र रूप ले लिया। विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, यह बाद में मारपीट में बदल गई। एक पक्ष ने सड़क जाम कर प्रशासन से न्याय की मांग की है। प्रथम पक्ष के शंकर तुरी का कहना है कि विवादित जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी जमीन पर उनका घर बना है। दूसरे पक्ष की चंदा देवी का दावा है कि उस भूमि पर लंबे समय से उनके परिवार का प्लांट है। इधर सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर जाम हटवाया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। यात्री और राहगीर घंटों तक फंसे रहे। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर टीम को भेजा गया है। यातायात सुचारू कर दिया गया है। अभी तक किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को कानून हाथ में न लेने की हिदायत दी है। विवाद की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।